नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का शिवन्या क्लासेस में। मैं रौनक सिंह आ चुका हूँ आज एक नई सामान्य विज्ञान के क्लास लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे मात्रक, विमाएं तथा गति के वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का क्लास बेहद इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स से सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है सब, और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारे हर गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर में आता है। तो आइए देखते हैं। पहला, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है दूरी। नेक्स्ट है, देखिए, दो निश्चित बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। तीसरा है, देखिए, दूरी मापने की एसआई इकाई क्या है? तो दूरी मापने की एसआई इकाई मीटर है। नेक्स्ट है, देखिए, बड़ी दूरियां मापने के लिए एसआई इकाई के गुणज कौन कौन से हैं? तो डेका, हेक्टो, किलो। नेक्स्ट है, देखिए, बड़ी दूरियां मापने के लिए एसआई इकाई के गुणज कौन कौन से हैं? तो डेका, हेक्टो, किलो। नेक्स्ट है, देखिए, डेका, हेक्टो और किलो किसके उदाहरण हैं? तो इसका आंसर है एसआई इकाई के गुणज हैं। डेका, हेक्टो और किलो किसके उदाहरण है? तो एसआई इकाई के गुणज हैं। नेक्स्ट देखिए, छोटी दूरियां मापने के लिए एसआई इकाई के उपगुणक कौन से हैं? तो मिली, सेंटी, डेसी। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाती है? तो एक प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो 9.467 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। नेक्स्ट है, देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच बहुत लंबी दूरी मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो खगोलीय इकाई का प्रयोग किया जाता है। एक खगोलीय इकाई का मान कितना होता है? तो इसका आंसर है, देखिए, 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। एक पारसेक का मान मीटर में कितना होता है? तो एक पारसेक का मान 3.086 इंटू 10 के पावर 16 मीटर होता है। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट देखिए, किसी आवश्यक मात्रा को मापने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मापन कहते हैं। भौतिक विज्ञान में मापी जाने वाली किसी भी मात्रा को क्या कहते हैं? तो भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि के उदाहरण क्या क्या है? तो देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब भौतिक राशि के उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए कितनी प्रणालियां हैं? तो 3 प्रणालियां होती है। लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए 3 प्रणालियां होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने की प्रमुख प्रणालियां कौन कौन सी हैं? तो यही है, देखिए, एमकेएस और सीजीएस और एफपीएस।
सीजीएस और एमकेएस प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो मैट्रिक्स सिस्टम के नाम से जाना जाता है। सीजीएस और एमकेएस प्रणाली को मैट्रिक्स सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और एफपीएस प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रिटिश प्रणाली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है देखिए, एमकेएस प्रणाली को किस नाम से भी जाना जाता है? तो एमकेएस प्रणाली जो है उसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एसआई प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है देखिए, सीजीएस प्रणाली की इकाइयां क्या है? तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सीजीएस मतलब सीजीएस प्रणाली की इकाई क्या क्या है? तो सीजीएस का सीजीएस प्रणाली की इकाई सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। नेक्स्ट है देखिए, एमकेएस प्रणाली की इकाइयां क्या क्या है? तो एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। और नेक्स्ट है देखिए, एफपीएस प्रणाली की इकाइयां क्या क्या है? तो फुट, पाउंड और सेकेंड। नेक्स्ट है देखिए, लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए प्रयुक्त माप क्या कहलाते हैं? तो मौलिक या आधार माप। लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए प्रयुक्त माप कहलाते हैं मौलिक या आधार माप। मौलिक इकाइयों की संख्या कितनी होती है? मौलिक इकाइयों की संख्या 7 होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए, माप की पूरक इकाइयां कितनी होती हैं? तो माप की पूरक इकाइयां 2 होती हैं। हम इसमें आपको मौलिक इकाइयों की संख्या 7 है। मौलिक इकाई में देखिए क्या क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय और तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इसका हम बाद में वीडियो लेके आएंगे एक बार, जिसमें संकेत, उपसर्ग, घात वात जो भी रहता है सब, इसका एक नया वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट है देखिए, माप की पूरक इकाइयां कितनी होती हैं? तो उसका माप की पूरक इकाइयां 2 है। समतल कोण की एसआई पूरक इकाई क्या है? तो रेडियन। पूरक इकाई यही है, देखिए समतल कोण की एसआई पूरक इकाई क्या है? तो रेडियन है। इसको आरएडी से प्रदर्शित करते हैं। और ठोस कण की एसआई पूरक इकाई स्टेरेडियन। यही दोनों है। देखिए पूरक माप की 2 पूरक इकाइयां समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक है देखिए रेडियन, और इसका स्टेरेडियन है। रेडियन को आरएडी से प्रदर्शित करते हैं और स्टेरेडियन को एसआर से। नेक्स्ट है देखिए, जिन भौतिक राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सदिश राशि, वेक्टर कहते हैं। और सदिश राशि किस प्रकार के नियमों का पालन करती है? तो साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करती है। सदिश राशियों के उदाहरण क्या क्या हैं? तो विस्थापन और वेग और त्वरण, बल, संवेग, ये सब सदिश राशियों के उदाहरण है। देखिए नेक्स्ट है, जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशि, स्केलर। और अदिश राशि किस नियमों का पालन करती है? तो साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करती है। अदिश राशि किस नियमों का पालन करती है? साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करती है। नेक्स्ट देखिए, अदिश राशियों के उदाहरण क्या हैं? द्रव्यमान, समय, दूरी, चाल और ताप अदिश राशियों के उदाहरण हैं। द्रव्यमान, समय, दूरी, चाल और ताप, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सदिशों के जोड़ का पहला नियम क्या कहलाता है? त्रिभुज का नियम। सदिशों के जोड़ का पहला नियम त्रिभुज का नियम कहलाता है। सदिशों के जोड़ का दूसरा नियम क्या कहलाता है? सदिशों के जोड़ का दूसरा नियम समांतर चतुर्भुज का नियम कहलाता है। याद रखिए, सदिशों के जोड़ का पहला नियम त्रिभुज का नियम और सदिशों के जोड़ का दूसरा नियम समांतर चतुर्भुज का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है देखिए, दो सदिश ए और बी के बीच कोण थीटा होने पर परिणामी का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है देखिए, आर बराबर कर्ली में है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है देखिए,
समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है गति। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, आवर्ती गति कितने प्रकार की होती है? तो उसका उत्तर है 2। आवर्ती गति के प्रकार कौन कौन से हैं? तो सरल लोलक गति एवं एक समान वृत्तीय गति। हमने इसको एक वन लाइनर में इसलिए किया है कि आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। किसी वस्तु द्वारा तय की गई सबसे छोटी पथ लंबाई क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा तय की गई सबसे छोटी पथ लंबाई क्या कहलाती है? विस्थापन। और किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। नेक्स्ट है देखिए, एक इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो चाल। चाल की एसआई इकाई क्या है? तो मीटर पर सेकेंड चाल की एसआई इकाई है। नेक्स्ट है देखिए, कुल दूरी को कुल समय से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो औसत चाल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है देखिए, निश्चित दिशा में होने वाली चाल को क्या कहते हैं? निश्चित दिशा में होने वाली चाल को क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। औसत वेग का सूत्र क्या है? तो विस्थापन अपन समय होगा इधर। विस्थापन अपन समय ऐसा रहता है। नेक्स्ट देखिए, प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग की दिशा में होने वाला त्वरण क्या कहलाता है? सकारात्मक त्वरण। वेग की दिशा में होने वाला त्वरण क्या कहलाता है? सकारात्मक त्वरण। वेग के विपरीत दिशा में होने वाला त्वरण क्या कहलाता है? ऋणात्मक त्वरण। जब वस्तु समान अंतराल में वेग में समान परिवर्तन के साथ धीमी रेखा में चलती है तो उसका त्वरण क्या कहलाता है? तो एक समान त्वरण कहलाता है। वेग के विपरीत दिशा में होने वाला त्वरण क्या कहलाता है? ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। जब वस्तु समान समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन के साथ सीधी रेखा में चलती है तो उसका त्वरण क्या कहलाता है? तो एक समान त्वरण कहलाता है। जब किसी वस्तु का वेग असमान दर से बदलता है तो उसका त्वरण क्या कहलाता है? तो असमान त्वरण कहलाता है। मुक्त रूप से गिरती वस्तु किस प्रकार के त्वरण का उदाहरण है? तो एक समान त्वरण का। भारी यातायात में चलने वाला वाहन किस प्रकार के त्वरण का उदाहरण है? तो असमान त्वरण का। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? तो औसत त्वरण दर्शाता है। वेग समय ग्राफ का ढाल औसत त्वरण दर्शाता है। न्यूटन के गति के नियम किस गति पर आधारित है? तो न्यूटन के गति के नियम किस गति पर आधारित है? सरल रेखीय गति में एक समान त्वरण पर। न्यूटन के गति के नियम सरल रेखीय गति में एक समान त्वरण पर निर्धारित है। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु की एक ही अवस्था में रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो जड़त्वता कहते हैं। जड़त्वता किसके समानुपातिक होती है? तो द्रव्यमान की। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसकी माप है? जड़त्वता की। किसी पिंड की अपनी एक समान गति किसी पिंड की अपनी एक समान गति की स्थिति को स्वयं बदलने में असमर्थता को क्या कहते हैं? तो गति की जड़त्वता कहते हैं। किसी पिंड की अपनी विराम अवस्था को स्वयं बदलने में असमर्थता को क्या कहते हैं? तो आराम की जड़त्वता कहते हैं। किसी पिंड की अपनी गति की दिशा स्वयं बदलने में असमर्थता को कहते हैं दिशा की जड़त्वता। इसमें तीन चीजें देखिए,
किसी पिंड की अपनी एक समान गति की स्थिति को स्वयं बदलने में असमर्थता को क्या कहते हैं? गति की जड़त्वता। दूसरा है किसी पिंड की अपनी विराम अवस्था को स्वयं बदलने में असमर्थता को क्या कहते हैं? आराम की जड़त्वता। और तीसरा है किसी पिंड की अपनी गति की दिशा स्वयं बदलने में असमर्थता को कहते हैं दिशा की जड़त्वता। याद रखिए। नेक्स्ट है, देखिए, लंबी छलांग लगाने से पहले, नेक्स्ट है देखिए, लंबी छलांग लगाने से पहले खिलाड़ी कुछ दूर क्यों दौड़ता है? तो इसका आंसर है गति की जड़त्वता के कारण। धावक अंतिम रेखा पार करने के बाद भी क्यों दौड़ता रहता है? तो गति की जड़त्वता के कारण। चलती बस में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो जड़त्वता के कारण। रुके हुए वाहन के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर क्यों झुक जाता है? जड़त्वता के कारण। कालीन को डंडे से पीटने पर धूल क्यों गिर जाती है? जड़त्वता के कारण। पेड़ की शाखा हिलाने पर पत्तियां क्यों गिर जाती हैं? जड़त्वता के कारण। बल की परिभाषा किस नियम से कही जा सकती है? बल की परिभाषा किस नियम से कही जा सकती है? की परिभाषा किस नियम? न्यूटन के गति के प्रथम नियम से। खड़ी बस चलने पर यात्री पीछे की ओर क्यों गिरता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम, जड़त्वता के नियम के कारण। अविक्षुब्ध वस्तुओं के स्थिर रहने या एक ही वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती? गति का प्रथम नियम। गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो जड़त्वता का नियम। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध बताता है? तो वेग और समय के बीच। गति का पहला समीकरण क्या है? तो गति का पहला समीकरण है, देखिए, v बराबर u प्लस ए टी। गति के पहले समीकरण में v अंतिम वेग दर्शाता है और गति के पहले समीकरण में u क्या दर्शाता है? प्रारंभिक वेग। और गति के पहले समीकरण में a किसे दर्शाता है? तो a दर्शाता है त्वरण और t दर्शाता है समय। ये चारों चीज याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखिए, गति का दूसरा समीकरण। ये इसमें गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध बताता है? तो स्थिति और समय के बीच। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। गति का दूसरा समीकरण क्या है? तो इसका उत्तर है, देखिए, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण है और यह सूत्र एग्जाम में जरूर आता है। गति के दूसरे समीकरण में s क्या दर्शाता है? s देखिए विस्थापन है और u है प्रारंभिक वेग है और a त्वरण है और t समय है। याद रखिए। बल का सूत्र किस नियम से प्राप्त होता है? तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है। बल का सूत्र क्या है? बल का सूत्र F बराबर m इंटू ए है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन किसके समानुपाती होता है? तो लगाए गए असंतुलित बल के। संवेग में परिवर्तन किस दिशा में होता है? बल की दिशा में। क्रिकेट में तेज आती गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी हाथ पीछे क्यों खींचता है? चोट कम करने के लिए। न्यूटन का दूसरा नियम है। टेनिस गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद से अधिक चोट क्यों लगती है? क्रिकेट गेंद का द्रव्यमान अधिक होता है, इसके लिए। ऊंची कूद के लिए जमीन को खोदकर मुलायम क्यों किया जाता है? चोट कम करने के लिए। ये सब तो नॉर्मल बात है। तो आवेग किसे कहते हैं? तो बल और समय के गुणनफल को आवेग किसे कहते हैं? बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग का सूत्र है I बराबर F इंटू टी। आवेग की SI इकाई न्यूटन सेकेंड है। सीमेंट के फर्श पर गिरने से अधिक चोट क्यों लगती है? समय कम होने से बल अधिक लगता है। सीमेंट के फर्श पर गिरने से अधिक चोट क्यों लगती है? समय कम। देखिए, ये क्वेश्चन गलत था। नेक्स्ट पे आते हैं, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे क्यों जाती है? तो इसका आंसर है न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण। न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या कहलाता है?
नेक्स्ट है संघट्य कितने प्रकार की होती है? तो संघट्य 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है प्रत्यास्थ संघट्य किसे कहते हैं? जिसमें गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं। प्रत्यास्थ संघट्य में प्रत्यास्थता का गुणांक ई का मान क्या होता है? तो ई बराबर 1 होता है। प्रत्यास्थ संघट्य में प्रत्यास्थता का गुणांक। अब प्रत्यास्थ संघट्य में कौन सी राशि संरक्षित नहीं रहती है? तो गतिज ऊर्जा। अभी अप्रत्यास्थ संघट्य किसे कहते हैं? अप्रत्यास्थ संघट्य किसे कहते हैं? जिसमें वस्तु कम वेग से वापस लौटती है। अप्रत्यास्थ संघट्य का एक मतलब परिभाषा यह भी है कि यह जिस गति से टकराता है उस गति से वापस नहीं आता है, बल्कि उससे कम गति से लौटता है। इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है, लेकिन संवेग संरक्षित रहता है। अप्रत्यास्थ संघट्य में कौन सी राशि संरक्षित नहीं रहती? गतिज ऊर्जा। अप्रत्यास्थ संघट्य में कौन सी राशि संरक्षित नहीं रहती है? तो गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्य किसे कहते हैं? जिसमें टकराने के बाद वस्तुएं आपस में चिपक जाती हैं। पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्य का परिभाषा देखिए क्या है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से टकराएगी तो वह उस वस्तु से चिपक जाएगी और आपस में जुड़कर एक हो जाएगी और एक ही गति से चलने लगेगी। इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होता है, लेकिन संवेग संरक्षित रहता है। पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्य में यही होता है। अब पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्य, इसमें टकराने के बाद वस्तुएं आपस में चिपक जाती है। पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्य में प्रत्यास्थता का गुणांक ई का मान क्या होता है? तो ई बराबर 0 होता है। इसमें देखिए पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्य में कौन सी राशि संरक्षित रहती है? तो संवेग संरक्षित रहती है। नेक्स्ट देखिए न्यूटन के तीसरे नियम का दूसरा रूप कौन सा है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। नेक्स्ट है यदि किसी प्रणाली पर कोई बाहरी असंतुलित बल न हो तो क्या संरक्षित रहता है? यदि किसी प्रणाली पर कोई बाहरी असंतुलित बल न हो तो क्या संरक्षित रहता है? किसी प्रणाली पर कोई बाहरी असंतुलित बल न हो तो क्या संरक्षित रहता है? तो कुल रेखीय संवेग। इसका आंसर है कुल रेखीय संवेग। नेक्स्ट है देखिए रेखीय संवेग संरक्षण का गणितीय रूप क्या है? तो इसका उत्तर है देखिए m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। नेक्स्ट है u1 और u2 क्या दर्शाते हैं? तो संघट्य से पहले वस्तुओं का वेग दर्शाते हैं। v1 और v2 क्या दर्शाते हैं? तो संघट्य के बाद वस्तुओं का वेग दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखिए वृत्ताकार गति जिसमें कण की चाल वेग का परिमाण स्थिर रहती है क्या कहलाती है? तो एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। नेक्स्ट है एक समान वृत्तीय गति में बल किस दिशा में कार्य करता है? तो वेग की दिशा के समकोण पर कार्य करता है। त्रिज्या r वाले वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में t सेकंड लगे तो वेग का सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर देखिए v2 पाई r अपन t। देखिए नेक्स्ट है किस गति में अभिकेंद्री त्वरण की दिशा प्रत्येक क्षण बदलती रहती है? तो एक समान वृत्तीय गति में प्रत्येक क्षण बदलती रहती है। जब कोई पिंड एक समान गोलाकार गति करता है तो क्या बदलता रहता है? वेग की दिशा बदलता रहता है। एक समान वृत्तीय गति में कौन सा भाग बदलता है?
तो केवल दिशा बदलती है, परिमाण नहीं। एक समान वृत्तीय गति में केवल दिशा बदलती है, परिमाण नहीं बदलता है। नेक्स्ट है, एक समान वृत्तीय गति में वेग और त्वरण की आपसी दिशा कैसी होती है? तो एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री पे होती है। एक समान वृत्तीय गति, जैसे कि कोई वृत्तीय गति है, गोला है कोई, इसमें गति होता है तो इसमें वेग और त्वरण आपस में 90 डिग्री पर, एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री पर होते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र की ओर दर्शाया गया त्वरण क्या कहलाता है? तो अभिकेंद्री त्वरण कहलाता है। केंद्र की ओर, जैसे कि कोई गोला है और उसमें केंद्र की ओर जो त्वरण रहता है, बीचों बीच जो त्वरण रहता है, उसे अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट है, एक समान वृत्तीय गति के दौरान कौन कौन सी परिवर्तित नहीं होती है? तो वेग, द्रव्यमान और गतिज ऊर्जा। एक समान वृत्तीय गति के दौरान वेग, द्रव्यमान और गतिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का वृत्त की परिधि के अनुदिश घूमना या वृत्ताकार पथ पर घूमना किस गति को कहते हैं? तो एक समान वृत्ताकार गति को कहते हैं। किसी वस्तु पर वृत्त की परिधि के अनुदिश घूमना या वृत्ताकार पथ पर घूमना एक समान वृत्ताकार गति को कहते हैं। नेक्स्ट है, एक वस्तु की गति के दौरान अंदर की दिशा में एक बल का अनुभव करता है। तो अगर एक समान वृत्ताकार गति होगा, कोई गोले पर अगर एक समान वृत्ताकार गति होगा तो अंदर की दिशा में एक बल का अनुभव होता है। जैसे वो राउंड वाला कुआं रहता है, उस पर बाइक चलाते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो उस टाइप में इसका मतलब अंदर के दौरान एक बल का अनुभव करता है, इसके लिए वो उस पर चला पाता है। नेक्स्ट है, किस स्थिति में एथलीट की गति अधिकतम होती है? तो जब वह वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ता है। किस स्थिति में एथलीट की गति अधिकतम होती है? जब वह वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ता है। जब वो वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ेगा, जब वो वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ता है तो उसकी स्थिति मतलब एथलीट की गति अधिकतम होती है ट्रैक पर दौड़ते समय। नेक्स्ट है, वृत्ताकार गति में वो कौन सा बल है जो त्रिज्या की दिशा में कार्य करता है? तो अभिकेंद्रीय बल। वृत्ताकार गति में वो कौन सा बल है जो त्रिज्या की दिशा में कार्य करता है? तो अभिकेंद्रीय बल कहते हैं उसको। वृत्ताकार पथ पर किस वस्तु के निरंतर संवेग परिवर्तन के लिए कौन सा बल आवश्यक होता है? तो अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल की दिशा कैसी होती है? तो वृत्त के केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। बाहर की ओर दर्शाया गया बल क्या कहलाता है? तो अपकेंद्रीय बल, छद्म बल जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है क्या कहलाती है? तो आवर्ती गति कहलाती है। वह गति जिसमें त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है क्या कहलाती है? तो सरल लोलक गति कहलाती है। एक दोलन को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? तो आवर्तकाल, टी कहलाता है। आवर्तकाल की SI इकाई क्या है? सेकेंड है। नेक्स्ट है, देखिए, प्रति इकाई समय में दोलनों की कुल संख्या क्या कहलाती है? तो आवृत्ति, N कहलाती है। आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच संबंध क्या है? तो N बराबर 1/T है। आवृत्ति की SI इकाई हर्ट्ज होती है। सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? सरल लोलक की लंबाई I और गुरुत्वीय त्वरण G पर। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है T बराबर 2 पाई और करडी में है 1। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है T बराबर 2 पाई, करडी में है L/G। सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान m पर।
यदि झूले पर बैठे व्यक्ति के खड़े होने से प्रभावी लंबाई घट जाए तो क्या होगा? आवर्तकाल घटेगा और झूला तेज होगा। पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल कैसा होगा? तो अनंत होगा। गर्मियों में पेंडुलम घड़ी धीमी क्यों हो जाती है? तो लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण जी बढ़ता है आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आवर्तकाल घटता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कृपया आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम एक से एक स्टडी वीडियोस लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत बहुत सहयोगी होगा। धन्यवाद।